Hello everyone. This is CA Nitin Gupta from Way to Pinnacle Parashar Pathshala, your faculty of audit for CA intern and CA final. So friends, जैसा कि आपको पता है कि 5 मिनट रिवीजन सीरीज को मैंने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम SA को 5 मिनट के आसपास रिवाइज कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक होगा SA 240, इट इज फॉर ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वीडियो शायद 10 मिनट के आसपास का जा सकता है बिकॉज SA का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है। बात करते हैं सर ये फ्रॉड का मतलब क्या होता है। तो 240 ने फ्रॉड के मतलब को डिफाइन किया है एज इंटेंशनल एक्ट अमंग द इंडिविजुअल मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। 240 बेसिकली यहां पर फ्रॉड को दो तरह से कैटेगराइज करता है, एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा होता है मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है, जो एंटिटी का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डिसीव करने के पर्पस के लिए फ्रॉडुलेंट मैनर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर देते हैं। इसके कुछ अगर तरीके की बात करें कि किस किस तरह से कर पाना पॉसिबल होगा, तो मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो सकता है, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन हो सकता है अमाउंट का या डिस्क्लोजर्स का लेके, या मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि इंटेंशनली बेसिकली आपने किया है। तो वहां पर क्या हो सकता है कि आपने ईयर एंड आने पर फिक्टिशियस एंट्रीज आप पास कर रहे हो, रेवेन्यू को या एक्सपेंस को लेकर आप रिकॉग्नाइज करने को लेकर आप डिले करते हो, या एडवांसमेंट है या ओमिशन आप कर रहे हो, या इनएप्रोप्रिएट तरीके से आप अपने एजम्पशंस चेंज कर रहे हो जब किसी में अमाउंट का मेजर कर रहा हूं जहां पर जजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है लाइक प्रोविजनिंग। तो कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है। जब बात करते हैं सर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, ये कैसे किया जाता है, तो बेसिकली ये तो कंपनी की संपत्तियों को चोरी किया जा रहा है कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉइज के द्वारा। लाइक कैशियर ने कैश चुरा लिया, जो स्टोर कीपर है वो इन्वेंट्री को चुरा रहा है। तो इसमें क्या है, यहां पर हो रहा है मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। सर फ्रॉड को लेकर जो प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन करने की जिम्मेदारी क्या ऑडिट के अंदर ऑडिटर की होगी? देन आंसर इज नो। यहां पर मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं प्राइमरली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर ऐसे इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करें कि ताकि उनके यहां पर फ्रॉड के आने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो, और इनकेस फ्रॉड अगर आ जाता है तो टाइमली मैनर में उनका डिटेक्शन एंड करेक्शन हो। फिर सर जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब मैं ऑडिट करने के लिए जाता हूं तो बेसिकली मेरी जिम्मेदारी बनती है SA 200 के अकॉर्डिंग एक रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट। जब सर हम फ्रॉड की बात करते हैं तो क्या फ्रॉड के अंदर क्या फ्रॉड के बच जाने के चांस वहां पर ज्यादा होते हैं? ऑब्वियसली यस, बिकॉज जो भी फ्रॉड करता है बेटा उसने फ्रॉड को खुल्लम खुल्ला छोड़ा हुआ नहीं होता। अगर मैं एरर और फ्रॉड की बात करूं तो जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स इफेक्टिव होते हैं एरर को डिटेक्ट करने में, शायद सेम वही ऑडिट प्रोसेस आपके इतने ज्यादा इफेक्टिव ना हो जब मैं फ्रॉड के डिटेक्शन की बात करता हूं। स्पेशली फ्रॉड को अगर मैं दो तरह से कैटेगराइज करूं कि एक फ्रॉड जो आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है और दूसरा फ्रॉड जो आपका एक एम्प्लॉय लेवल पे होते हैं। तो फ्रॉड जो आपके मैनेजमेंट लेवल पे कमिट किए जाते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस लेवल पे जो कमिट किए जाते हैं, उनके डिटेक्ट ना होने के चांस कंपैरेटिवली क्या होंगे, उस केस में ज्यादा होंगे। बिकॉज जिसने भी वो फ्रॉड किया हुआ होगा उसको आराम से उसको पता होगा कौन कौन से कंट्रोल के जरिए फ्रॉड डिटेक्ट हो सकता है, तो उसने कहने के उन चीजों को भी कवर करने का अटेम्प्ट किया होगा। सर फिर हम बात करते हैं कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर कि अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो यहां इसका मतलब कि यहां पर खतरे की घंटी है, आपको इन चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी अपॉर्चुनिटी का मतलब कि हां अगर एजम्पशंस की बात करें, जैसे कि कोई अकाउंटिंग एजम्पशन होती है, तो वहां पर मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि जानबूझकर गलत जजमेंट लेके वो इन चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। या अगर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी का मतलब कि अगर कोई इन्वेंट्री है जो कि साइज में तो स्मॉल है बट वो अमाउंट में ज्यादा जा रही है, तो वहां पर एम्प्लॉय के पास बेसिकली अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कंट्रोल थोड़ा सा भी इस एरिया में वीक हुआ वो आराम से यहां पर फ्रॉड कमिट कर सकता है। तो ऐसे ही इन्होंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर को 3 हेडिंग्स में क्लासिफाई किया हुआ है, चाहे वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर हो या फिर वो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट को लेकर हो। वहां पर होता है एक इंसेंटिव या एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है, उस जगह पर अपॉर्चुनिटी या फिर रेशनलाइजेशन या एटीट्यूड। एटीट्यूड भी कई बार दिखाता है कि यहां पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। जैसे कि अगर मैनेजमेंट को मैं कई सारे नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करता हूं या इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को मैं रिपोर्ट करता हूं, तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड इस तरह का हो सकता है कि शायद वो इन कंट्रोल की जो कमियां हैं उनको दूर करने में मुझे मैनेजमेंट को ज्यादा इच्छुक दिखाई नहीं दे रहा। तो इनका एटीट्यूड ये दिखा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं इन कंट्रोल को हमने सही कर दिया तो शायद यहां पर फ्रॉड कमिट करना आसानी से आगे जाके पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड ये दिखा रहा है कि इस जगह पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। और SA 200 ये कहता है कि आपको पूरे ऑडिट के दौरान एक एटीट्यूड मेंटेन करना होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, यानी किसी भी चीज को कुछ अनयूजुअल दिखाई दे दे उस चीज को आपको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। या फिर अगर मैं एटीट्यूड की बात अगर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट को लेकर करूं
तो अगर एक एम्प्लॉय का लाइफ स्टाइल रातों रात चेंज हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन, उसका जो लाइफ स्टाइल था कि कल तक तो वो किसी और तरीके से उसकी लाइफ स्टाइल थी, बट अब जाके काफी लग्जरियस लाइफ स्टाइल उसकी हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि शायद उसने कंपनी की असेट को मिसएप्रोप्रिएट किया हो। सर क्या जैसे हम 315 करते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, क्या यहां पर भी फ्रॉड को लेकर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होता है, असेस करना होता है? 240 बेसिकली मुझे यही दिखाता है, यही समझाता है कि जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हो तो किस तरह से आप SA 315 और किस तरह से आप SA 330 को अप्लाई करेंगे। तो 315 में जैसे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करने के पर्पस के लिए RAP रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने होते हैं, तो SA 240 मुझे बताता है कि फ्रॉड को लेके क्या क्या आपके RAP होंगे, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज होंगी। लाइक कि आप यहां पर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करिए कि कैसे आप फ्रॉड को लेकर रिस्क असेस करते हो, या फ्रॉड कम है या ज्यादा है इसके मिल जाने पे कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हो, फ्रॉड को लेकर आपने क्या दोस्त चार विद गवर्नेंस लेवल पे या एम्प्लॉइज लेवल पे कुछ कम्युनिकेशन किया हुआ है, क्या हुआ है तो वो मुझे आप बताइए। आप दोस्त चार विद गवर्नेंस से इंक्वायरी कर सकते हो, आप उनके इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी कर सकते हो, आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे बात कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसेस पे आप काम कर सकते हो, एंगेजमेंट टीम के मेंबर के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। ये सारे के सारे RAP SA 240 के अंदर एड्रेस किए गए। फिर जब आपने RAP परफॉर्म किया तो फिर आपके 330 में इसके रेस्पॉन्ड आते हैं। आपको देखना होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पर है या ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है। अगर ये असर्शन लेवल पे है तो आपके जो रेस्पॉन्स होंगे वो उसी असर्शन पे स्पेसिफिक होंगे, लेकिन अगर ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे ना होके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आता है तो फिर आपका जो रेस्पॉन्स होगा वो ओवरऑल रेस्पॉन्स होगा, यानी कि आपको A to Z सारी असर्शंस ऐसे आइटम की कवर कर लेनी चाहिए। सर इसके बाद ये बताइए कि जो SA 240 है, क्या यहां पर अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं और ऑडिट करते हुए सपोज कि मुझे बहुत ज्यादा फ्रॉड मिल जाते हैं या सस्पिशियस फ्रॉड मिल जाते हैं, तो क्या ऐसे एंगेजमेंट मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? ये एक ऐसा टॉपिक है जो फाइनल लेवल पे बच्चे लाइन लगा के पूछा गया है, और इंटर लेवल पे भी इस बार नवंबर 22 का जो अटेम्प्ट था इसके ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ था। सोचिए कि जब आप ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट करते हुए आपको बहुत सारे फ्रॉड मिल जाते हैं या सस्पिशियस मामला है कि फ्रॉड हो भी सकता है और ना भी, और इस जगह पर अगर आपने कंटिन्यू करा और कंटिन्यू करने के बाद आपने अल्टीमेटली रिपोर्ट साइन करी और कल को कोई ऐसा फ्रॉड मिल जाता है जो कि आपने रिपोर्ट नहीं किया था, तो आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगने के चांस ज्यादा होते हैं। दैट इज व्हाई SA 240 आपसे कहता है कि ऑडिटर प्लीज आप इस बात को डिसाइड करिए कि बहुत सारे फ्रॉड के मिल जाने पर आपको इस एंगेजमेंट में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर आप कंटिन्यू करते तो ठीक है, जो आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बनती है वो आप करिए, लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फिर देखिए क्या एज पर लॉ आपके लिए यहां पे डिसकंटिन्यू कर पाना पॉसिबल हो पाएगा, और अगर आप डिसकंटिन्यू करने का सोच लेते हो तो आपको यह मामला कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ, और अल्टीमेटली देखिए कि विड्रॉ करने पर यहां पर क्या क्या आपकी लीगल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां बन जाती हैं। इस पर एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है यह है कंडीशन और इवेंट विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड, यानी कि कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड को लेकर कुछ कंडीशन को बताइए कि क्या क्या इंडिकेटर्स है बेसिकली, अगर ऐसा दिखाई दे तो यहां पर फ्रॉड का मामला हो सकता है। तो 240 इन चीजों को चार हेडिंग में क्लासिफाई करता है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सेकंड वन इज कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, थर्ड वन इज अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज अदर। डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड की मुझे लास्ट मूवमेंट पर दिखाई दे रहा है कि आपने फिक्टिशियस एंट्रीज को पास किया हुआ है, या आपने इनएप्रोप्रिएट तरह से आपने अजम्पशंस चेंज की हुई हैं, जजमेंट्स आपने चेंज किए हुए हैं। कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, क्लाइंट का रिकॉर्ड कुछ और कहता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कुछ और कहती है। अनयूजुअल रिलेशनशिप कि मैनेजमेंट के साथ आपका 36 का आंकड़ा बना हुआ है, मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, इंफॉर्मेशन देने में डिले करता है, या आपको की इलेक्ट्रॉनिक फाइल के ऊपर एक्सेस अलाउ नहीं की जा रही है। फिर लास्ट वन इज रेसिडुअल अदर। अदर में क्या होगा कि लाइक मैनेजमेंट प्राइवेटली आपको दोस्त चार विद गवर्नेंस से मिलना अलाउ नहीं कर रहा, या एंटिटी की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो इंडस्ट्री के साथ मैच होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो दीज आर द कंडीशन और इवेंट विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर थोड़े से टाइम के अंदर आपको SA 240 का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिला होगा, और इनकेस आपको ये जो स्क्रीन पर नोट्स दिखाई दे रहा है, ये नोट्स अगर बच्चे आपको डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर आप जाके इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो मेरा एक नंबर आप नोट कर सकते हो, उस पर कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे आप पूछिए, 8178701058, and the second number is 9650315042. Thanks to all of you. Have a nice day.